जेट का अंदरूनी माहौल मुकम्मल टेंशन से भरा हुआ था। हीर को इस वक्त वहां आकर शदीद पछतावे का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने जितनी बार हसाम से बात करने की कोशिश की थी, सिर्फ उसकी खामोशी से ही सामना हुआ था। उसे यूं हारा हुआ देखकर उसका दिल कर रहा था वो उसे इस गम से कहीं दूर खुद की जात में छुपा ले, मगर वो उसे मौका ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि कुछ पल उसकी तरफ देखने का भी रवादार नहीं था। जब उसकी तरफ से मुसलसल रिजेक्शन मिली, तो वो लंबा सांस खींचकर उठकर किचन की जानिब चली गई, ताकि उसके लिए कुछ पीने को ला सके। किचन में दाखिल होकर उसकी नज़र हाजिक से टकराई, जो कॉफ़ी पीते हुए लैपटॉप पर वर्क करने में मसरूफ़ था। उसने आगे बढ़कर फ्रिज खोली और उसमें से ऑरेंज जूस निकाला, और फिर कैबिनेट खोलकर उसमें से 2 गिलास निकालकर जूस उनमें उंडेलने लगी। उसे इस वक्त ये ऑफर करने की गलती भी मत करना। यकीन करो, उसका रद्द अमल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हाजिक ने अपने लैपटॉप से निगाह हटाए बगैर उसे नसीहत की, जिस पर वो सिर्फ लब चबा कर रह गई। वैसे तुम क्या कर रहे हो? उसने तजस्सुस से पूछा, क्योंकि वो हसाम की निस्बत काफी पुरइत्मीनान सा लग रहा था। वर्क, उसने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। तुम इस वक्त इस हालत में हो कि काम कर सको? वो आईब्रो उचका कर पूछने लगी। काम इस चीज का इंतजार नहीं करता कि कब आपके हालात बेहतर होंगे, और इस हिसाब से मुझे कर लेना। नहीं, काम को होना ही होता है, चाहे खुशी से करो या रोते हुए। करना तो पड़ता है, बस, और मैं वही कर रहा हूँ। वो उसके पास आकर हैरत से उसकी लैपटॉप पर चलती उंगलियों को देखने लगी, फिर एक एक पल उसके चेहरे को। आज फिर से उसे रॉयल्स के इंसान होने पर शुबा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा हर सिचुएशन में अजीबो-गरीब रवैया इख्तियार करते हैं, और उनके दिमागों का तो पूछो ही नहीं, सेकंड्स में बदल जाते हैं। उसने सोचा हसाम को कुछ पल तन्हाई दे जिसकी उस वक्त उसे तलाश है, और वो खुद हाजिक के पास ही बैठकर अपना लैपटॉप निकाल कर उसमें बाकी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करने लगी। साथ वो दिल में हसाम की शुक्रगुजार भी थी कि वो कैफेटेरिया से ही उसे अपने साथ ले गया था। इस तरह लैपटॉप उसके पास ही था। 20 मिनट के बाद हीर के मुंह से शौक भरी आवाज निकली, जिसकी वजह से रॉयल्स बॉयज उसकी जानिब मतवज्जा हुए, जो मुंह खोले स्क्रीन की जानिब देख रही थी। क्या हुआ है? हाजिक ने संजीदगी से पूछा, जबकि हसाम, जो अभी किचन में दाखिल हुआ था, सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है हमारी रशिया की ट्रिप फालतू में थी। वजाहत करो। जब से वो जेट में आया था, पहली बार उसकी आवाज़ हीर को सुनने को नसीब हुई थी। खैर, जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने मौजूद है, वो इटली से किसी आदमी ने भेजी है, जिसके मुताबिक असल प्लानर कोई इटली से है, जो रशिया के आदमी से हमारे खिलाफ मदद ले रहा है। यहाँ किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, लेकिन टारगेट यकीनन आप लोग हो। वो तफसील से बताने लगी। तुम्हें बस यही मिला है? हाजिक के सवाल का जवाब देने से पहले हीर ने परेशानी से अपने लबों को अपने दांतों से कुचला। नहीं, अफसोस सिर्फ यही नहीं है। इन फाइल्स में बॉस के मेंशन और जितने भी आप लोगों के घर हैं, सबके ब्लूप्रिंट्स मौजूद हैं, और इसके अलावा इसमें तमाम लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सबकी लोकेशन इधर मौजूद है। एक और बात, जितनी भी ब्लूप्रिंट्स हैं उनके साथ एक अज़ाफ़ी प्लान है कि उन्हें कैसे उड़ाना है। मुख्तसर वो आप लोगों की तमाम जायदाद को ब्लास्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कब, कैसे और किस वक्त, ये तारीख यहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन जैसा कि इन लोगों ने प्लान को एक्सचेंज कर लिया है, इसका मतलब है वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही हीर के अल्फाज इन दोनों के कानों से दिमाग तक पहुंचे, हसाम ने जेरे लब इन लोगों को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा, जबकि हाजिक परेशानी से यहाँ वहाँ के चक्कर काटने लगा। हमें जल्द अज जल्द इन लोगों तक पहुंचना होगा। वेल, हमारे पास पहले ही एक आदमी मौजूद है। हसाम अपने भाई की जानिब देखते हुए कहने लगा। जैसा कि हम लोगों को शुरू से ही प्रिंसिपल पर शक था, और ये इन्फॉर्मेशन भी उसी से मिली है, तो यकीनन यही इन दो आदमियों के दरमियान राब्ते का जरिया है। अगर हम इस प्रिंसिपल को अपने कब्जे में ले लें, तो बाकी की सारी मालूमात तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। ग्रेट आइडिया लिटिल ब्रो। मैं अभी रशिया में अपने आदमियों को काम करके ये काम करने का हुक्म जारी करता हूँ। हाजिक ने उसे सराहा, साथ ही अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा। नहीं नहीं, इससे हम लोगों की नज़रों में आएंगे, कोई और राह तलाशनी होगी। हसाम के कहने पर हाजिक ने सोचते हुए हाँ में सर हिलाया, और फिर उसने मुस्कुराकर एक नंबर डायल कर दिया। एक शख्स है जो बगैर किसी को भनक लगे ये काम कर लेगा।
اس نے کہہ کر فون کان کو لگایا، جہاں سے نینا کی آواز گونجی، کیا تم اپنے خوبصورت ہیلز سے کسی کا نقشہ بگاڑنے کے لیے تیار ہو؟ او مائی گاڈ، خون کی خوشبو مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے، نینا پرجوش لہجے میں بولنے لگی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس کے الفاظ پر ہیر کے وجود میں سنسنی خیزی کی لہر دوڑی۔ ایک بات آج مزید پتہ چل گئی ہے، یہ رویلز خون کے پیاسے بھی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر اپنے سر کو جھٹک کر واپس سے اپنا دھیان حاضق کی باتوں کی جانب لے گئی۔ میں چاہتا ہوں تم پہلی فلائٹ لے کر رشیا پہنچو۔ وہاں ایک آدمی ہے جس کی ڈیٹیل میں تمہیں ٹیکسٹ کرتا ہوں، اس سے کچھ معلومات نکلوانی ہے اور یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ جا کر اس سے ساری کی ساری معلومات نکلواؤ، حاذق نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ٹینشن مت لو، بس ویٹ کرو، وہ کہہ کر کال بند کر گئی۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ کام کر لے گی؟ کال بند ہوتے ہی ہیر نے پوچھا۔ فکر مت کرو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گی، وہ کہہ کر ہیر کے قریب ہوا اور اس کے بالوں کو خراب کر کے ساتھ زیر لب گڈ جاب کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ امید بھری نظروں سے گولڈن بلوئش آنکھوں والے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ اس سے چار باتیں کرے گا، مگر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے صرف اپنے موبائل میں بزی رہا۔ فائنلی ٹینشن بھرا سفر ختم ہوا اور وہ تینوں جیٹ سے نکل کر بلیک مرسڈی کی جانب بڑھ گئے، جس کے آگے پیچھے تین سیکیورٹی کی کارز موجود تھیں۔ 30 منٹ کے بعد مزید سفر کے بعد وہ لوگ ایک بہت عالیشان بنگلہ کے سامنے کھڑے تھے، جس کا ہیر نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ حاذق نے کہا تھا اس کی ماں مر رہی ہے، تو اسے لگا وہ لوگ کسی ہاسپٹل یا پھر کلینک وغیرہ میں جائیں گے، مگر سامنے کھڑا گھر دیکھ کر اس کا منہ کچھ لمحوں کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ کچھ سیکیورٹی چیکس کے بعد وہ لوگ اندر داخل ہو گئے، جہاں حاذق اور حسام تیزی سے ایک ساتھ 2 سٹیپ کراس کر کے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہیر کو ان کے برابر چلنے میں دقت ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ اوپر آئی، سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، اس کی بحال ہوتی سانس واپس کہیں گلے میں اٹک گئی، کیونکہ سامنے گلاس وال کی شکل میں ہاسپٹل نما کمرہ تھا۔ شیشے کی دیواریں ہونے کی وجہ سے اندرونی ماحول صاف صاف باہر سے دکھائی دے رہا تھا، جہاں ڈاکٹرز اور نرسیں پھرتی سے اپنا کام کر رہی تھیں، کوئی اندر جا رہا تھا اور کوئی باہر آ رہا تھا۔ ہیر کی نگاہ وجدان صاحب سے ٹکرائی، جو ڈاکٹر سے محو گفتگو تھے، جس سے ہیر کو اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ ڈاکٹر ان کی وائف کے کیس کا انچارج ہے۔ انہوں نے آج بھی بلیک کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی بیوی کچھ دیر بعد دم توڑنے والی ہے۔ انہوں نے اپنے احساسات کو بہت اچھے سے سرد مہری کے لبادے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس فیملی کو کچھ پرائیویٹ ٹائم دے، اس لیے وہ خاموشی سے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور حسام کی طرف دیکھنے لگی، جو کسی ڈاکٹر سے بحث گفتگو تھا، جہاں ڈاکٹر اسے اس کی ماں کی سچویشن کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن حسام کی وارننگ دیتی ڈارک آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس بیچارے ڈاکٹر کا وجود خوف سے ہلکا ہلکا کپ کپا بھی رہا تھا۔ کیا تم یہ انگلش میں بتا سکتے ہو؟ حسام نے شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اسے میڈیکل ٹرمز میں سمجھا رہا تھا اور اوپر سے اٹیلین میں، جس کی حسام کو مکمل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کا صبر اسے کسی بھی پل جواب دے سکتا تھا۔ سوری سر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، آپ کی ماما لاسٹ 8 سال سے کوما میں ہیں۔ کل ان کا دماغ اٹھنے کی سمپٹمز واضح کر رہا تھا اور یہ اچھی خبر تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے ہم مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے کہ وہ جاگنے کا شوق برداشت کر پائیں گی بھی یا نہیں۔ اسی کشمکش میں ہم لوگوں نے رسک نہیں لیا اور آج اچانک سے ان کا دل بند ہو گیا، جس کو واپس سے ریوائیو کرنے میں ہمیں کافی وقت لگ گیا۔ مجھے یقین ہے ایسا واپس سے کبھی نہیں ہوگا اور ہم لوگ 80% خطرے سے نکل آئے ہیں اور جلد ہی اب آپ کی والدہ کو ہوش آ جائے گا، کیونکہ آپ کی والدہ بہت اچھا رسپانس شو کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو وجدان صاحب، جو ابھی ان کی گفتگو میں شامل ہوئے تھے، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے اور پھر کچھ قدم چل کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ جلد ہوش میں آ جائے گی، انہوں نے آہستگی سے خود سے کہا، مگر حاذق جو ان کے پاس ہی کھڑا تھا، ان کے الفاظ اس کے کانوں نے بخوبی سنے تھے۔ جی، ہم پھر سے ان کی شائن کرتی ہوئی سبز آنکھوں کو دیکھیں گے، قسم سے بابا، یہ ایک معجزہ ہے۔
جس کے ہونے کا مجھے شدت سے انتظار ہے۔ وہ تھوڑا سا نیچے کی جانب جھک کر نم آنکھوں سے اپنے بابا کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ حسام خاموشی سے جا کر اپنے پاپا کے برابر خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ان معجزوں وغیرہ پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا ضرورت سے زیادہ امید آپ کو درد، تکلیف اور اذیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی ہے، اور یہ سب اس نے کافی عرصے پہلے سیکھ لیا تھا۔ اس کی نگاہ ہیر سے ٹکرائی جو لیپ ٹاپ پر کچھ ورک کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کے پاس جائے، اس کی باہوں کے حصار میں کچھ لمحوں کے لیے اس بھیانک دنیا سے غائب ہو جائے، اس کی خوشبو سے کچھ پلوں کے لیے اپنے غموں کو بھول جائے، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے بس وہ پل یاد آ رہا تھا جب اس نے اس کے سامنے اپنی دلی کیفیت بیان کی اور اس نے بغیر ہچکچائے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ جانتا تھا جب اس نے یہ سب کہا صحیح وقت نہیں تھا، مگر میں نہیں پوچھوں گا ہیر یہاں کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہ تمہاری پرسنل لائف ہے، لیکن میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم اسے ایک گیسٹ روم میں لے جاؤ تاکہ وہ آرام کر سکے اور خود بھی کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لو۔ میں اور حاذق یہاں ہی ہیں، اگر کچھ ہوا تو تمہیں کال کر دیں گے۔ اس کے خیالوں کو وجدان صاحب کی آواز کی وجہ سے بریک لگی۔ میں یہ روم چھوڑ کر تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ماما کو ہوش نہیں آ جاتا۔ آپ چاہیں تو چلے جائیں، ہیر آپ کو کچھ دیر کمپنی دے دے گی۔ حسام نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ لمبا سانس کھینچ کر رہ گئے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے حاجی کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے، اور انہوں نے جاتے ہوئے ہیر کو ساتھ چلنے کا ایک بار بھی نہیں کہا۔ بھئی وہ کیوں کہیں، وہ جانتے تھے وہ بھی ان کے صاحبزادے کی طرح صاف شفاف لہجے میں منع کر دے گی، بس فرق یہ ہوگا اس کے لہجے میں ذرا بہت زیادہ احترام اور ٹھہراؤ ہوگا۔ وجدان صاحب لوگوں کو گئے 2 گھنٹوں سے مزید وقت گزر گیا، مگر حسام اس جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔ ہیر کو جب ضرورت سے زیادہ بوریت ہوئی تو وہ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب جانے لگی، جس کی نگاہ گلاس وال پر فکس تھی، جہاں ایک ڈاکٹر بستر پر پڑے وجود کو چیک کر رہی تھی، جن کی حالت بالکل ٹھیک تھی، بس آنکھیں کھولنے کی دیر تھی، جو وہ کھولنے میں کافی وقت لے رہی تھیں۔ ہیر نے اس کے برابر بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب حسام نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروایا تو اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ تم ان کے کمرے میں جا کر ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جو مریض کوما میں ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کو سن سکتا ہے، اس لیے تمہیں ان کے پاس جا کر بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہارا بولنا ان کے لیے ٹریگر پوائنٹ ثابت ہو، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر اس کی جانب سے خاموشی بھرا جواب پا کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اسی کی توقع کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کی جانب جھکی اور اس نے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ کچھ سیکنڈز وہاں اپنا لمس اور احساس چھوڑ کر اس سے علیحدہ ہو کر اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر دہکتے گالوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں بالکنی میں ہوں، تمہیں جب بھی لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے میرے پاس چلے آنا، تم ہمیشہ مجھے خود کے ہم قدم پاؤ گے حسام۔ وہ کہہ کر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھو کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس کی خاموشی اسے اب اندر ہی اندر تکلیف دینے لگی تھی۔ رات کے وقت اٹلی میں آسمان کا منظر سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ چاند اور ستاروں کی زینت بنا ہوا تھا، اس سے نگاہ ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور یہی ہیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، جہاں حسام کا چہرہ آ سمایا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ اس کے کہے الفاظ لہو بن کر اس کے وجود میں دوڑنے لگے تھے۔ وہ اس کے سحر میں گرفتار سی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی جب حسام نے یہ کہا تھا اس نے صرف سچ بولا تھا، مگر جتنا درد اس نے اسے دیا تھا بس تھوڑا سا وہ بھی اسے دینا چاہتی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے جیت کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اپنا آپ ہارا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہیر نے جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی تو اس کی آنکھیں اس بے رحم کے احساس سے ہی آہستہ آہستہ کھلنے لگیں جو اس کی ہر چلتی پھرتی سانس کا مالک بن بیٹھا تھا۔ میں 16 سال کا تھا، اس کی گہری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مڑ کر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب؟ صرف سنو، میری برتھ ڈے کا دن تھا، اس لیے میں زور دیا کہ ہم سب ڈزنی لینڈ جائیں گے۔ بابا اور حاذق کسی کام کی وجہ سے مصروف تھے، اس لیے بابا نے کہا کہ اگلے ہفتے جائیں گے،
मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसी दिन जाना है। इसलिए मामा ने बाबा को किसी तौर मना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के सारे इंतजामात सिक्योरिटी हेड को संभालने को कहा। हसाम ने कहकर उदासी से आसमान की जानिब देखा। परिहा मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा खुश थी कि हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने वो जगह चुनी ही उस लिए थी क्योंकि मैं जानता था वो उसकी दीवानी है। तुम्हारी छोटी बहन भी है? हीर ने शौक से पूछा। वो थी लेकिन अब नहीं है। इसके अल्फाज पर हीर ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और उसकी जानिब देखने लगी, जो इस दुनिया से बेगाना इस आसमान से कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। खैर हम लोग डिज्नीलैंड गए और वहां उस एक दिन को जी भर कर जिया, खास करके परिहा ने। उसने सारा दिन हर एक प्रिंसेस के साथ अपनी फोटो बनाई। उसकी सबसे फेवरेट स्नो फाइट थी। उसने तब तक उसकी जान नहीं छोड़ी जब तक मामा उसे बाजू से पकड़कर दूर नहीं ले गई। इस मेमोरी को बताते हुए हसाम के लबों पर उदासी भरी मुस्कुराहट बिखरी। हीर ने कुछ भी कहकर उस लम्हे को खराब नहीं किया, सिर्फ उसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाकर उसके बोलने का इंतजार करने लगी। वापसी पर हमारी कार्स पर हमला हो गया, जिसकी वजह से हमारी तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स की अमवात हो गई। किसी ने हमारे साथ गद्दारी करके हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मनों को दे दी थी, जिसके नताइज में पहली बार मैंने सड़कों को खून से रंगते और लोगों को अपनी आंखों के सामने जान से जाते देखा था। शदीद सर्दी का मौसम था लेकिन वहशत से उस दिन पसीने छूट रहे थे। हसाम के अल्फाज पर हीर की आंखों से आंसू निकल कर उसकी गाल को भिगोने लगे। उन्होंने सबको हमारी आंखों के सामने मार दिया। उन्होंने सबकी जानें 7 साल की बच्ची के सामने ली। मुझे आज भी उसका डर से लुढ़कता हुआ वजूद याद है, लेकिन उसके बावजूद मामा और हमारे बाकी गार्ड्स ने काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उनके खिलाफ लड़ने लगे। मेरी मामा ने मुझे परिहा को लेकर साइड पर ले जाने का हुक्म दिया। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे सबसे दूर ले जाने लगा। मुझे आज भी उसका हाथ अपने हाथ में खौफ से कपकपाता हुआ याद है। उसका रंग पीला जरद पड़ा हुआ था। मैं उसे इत्मीनान दिलाना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उस वक्त कुछ भी अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसकी वजह शायद मेरा इस छोटी उम्र में घबरा जाना था। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर हसाम कहकर रुका और दर्द भरी निगाहों से हीर को देखने लगा। 3 आदमी हमारा पीछा कर रहे थे और वो हम तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मैंने अपनी बहादुरी में एक को पेट पर पंच मारकर उससे पिस्टल छीन कर 2 पर गोली चला दी, मगर इसी बहादुरी का तीसरे ने फायदा उठाकर परिहा को उसके सीने पर गोली मार दी थी। उसको यूं जमीन पर बेजान वजूद की हालत में देखने का सदमा मेरा दिल और दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होश की दुनिया से बेगाना हो गया। ओ गॉड हसाम, मैं सोच भी, हीर ने रोते हुए कहना शुरू किया, मगर उसने उसके लबों पर उंगली रखकर ना में सर हिलाया। अभी नहीं हीर, पहले मुझे कह लेने दो। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल के बिस्तर पर होश आया। हर चीज दिमाग में धुंधली सी थी। मुझे कुछ पता नहीं था आखिर हुआ क्या है। उस लम्हे को याद करने में मुझे घंटों का वक्त लग गया। जब सब याद आया तो मेरा दिल किया कि ये सब कभी मुझे याद ही ना आता। मेरे बाबा ने हर पल मेरा साथ गुजारा और उन्होंने इस जानलेवा खबर को मुझसे छुपा कर रखा। एक बार भी मेरे सामने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बहुत जिद्दी और सर फिरा था। तब तक सुकून नहीं लिया जब तक सारी बात का पता नहीं चला लिया। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी जब मुझे पता चला कि मेरी बहन वहां ही उसी लम्हे दम तोड़ गई थी, जबकि मेरी मामा साथ वाले कमरे में कोमा की हालत में है। एक दिन ने मेरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। इस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर ने मामा के होश में आने की कोई लिमिट या दौरानिया नहीं बताया, क्योंकि उन्हें 4 गोलियां लगी थीं। उसके बावजूद उनका अभी तक सांसें लेना ही किसी मोजिजे से कम नहीं था। हमने दिन से महीनों अस्पताल में उनके उठने का इंतजार किया, मगर साल गुजर गया, वो नहीं उठी। बाबा को वापस अपने बिजनेस और ड्यूटी को ज्वाइन करना था, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी फिर से संभाली। इसलिए उन्होंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स मामा के लिए हायर कर लिए और हम सब घर लौट आए और अपने हुए नुकसान से लड़ने लगे, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि दिल में सोराख काफी गहरा बन गया था, जिसका भरना अब मुश्किल था। वापिस आते ही हाजिक स्विट्जरलैंड चला गया और तब का गया वो अभी कैंप के दौरान वापिस आया है। मैं अपने बाबा के साथ बिल्कुल तनहा रह गया
जो इस हादसे के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे। उन्होंने मुझे कभी हर्ट या तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। मैं बस वैसे ही अपना बिखरा घर देखकर रेज़ा-रेज़ा होने लगा। हर पल टूटने सा लगा। इस पल हीर ने पहली बार हसाम जैसे पत्थर दिल इंसान की आँखों को आँसुओं से नम होते देखा था। लेकिन सेकंड्स का खेल था, लम्हे में आए थे और पल में वो सर्द मोहरी और फिर खालीपन के लबादे में गायब हो गए थे। तुम जिस बात को चुटकियों में कंट्रोल करने के बादशाह हो हसाम वजदान, वो सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए दिल में बोली, जो आसमान को काफी गहरी निगाहों से देख रहा था। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मैं इनके सामने जाकर इनसे बात क्यों नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है वो इस शख्स की आवाज़ सुनने की क्यों ख्वाहिशमंद होंगी, जो इनके इतने साल कोमा में होने की वजह है, जिसकी वजह से उनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी तबाह हो गई। वो तल्ख़ लहजे में बोला तो हीर बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी, तो उसे उसके अंदर वो 16 साल का बच्चा अभी भी दिखाई दिया, जिसने उसे इस हादसे का सारा कसूरवार खुद को ठहरा लिया था। तुम इस सब का ज़िम्मेदार खुद को नहीं समझ रहे हो, है ना? वो एकदम से सब कुछ भूलकर उसके सामने जाकर पूछने लगी कि वो ऐसे कैसे खुद को इतने लंबे अरसे से कसूरवार मान सकता है। जिस पर हसाम ने खुश्क-सा कहकहा लगाया और फिर पहली बार उसकी निगाहों में देखा। उसकी आँखों में इस कदर दर्द और अज़ियत देखकर कुछ पल के लिए हीर का दिल धड़कना बंद हो गया। ऑफ़ कोर्स ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ नहीं रहता तो ये सब कभी नहीं होता। फरीहा आज भी हम सब लोगों के दरमियान में होती। मामा यूँ इस वक़्त वहाँ इस बिस्तर पर ना होतीं। अगर मैं बाबा के आने का इंतज़ार कर लेता तो सिक्योरिटी के हेड में इतनी जुर्रत ना आती कि वो हम लोगों को धोखा दे सके। उसके अल्फाज पर हीर के वजूद पर एक और धमाका हुआ था। मतलब जो शख्स उनकी जानों का मुहाफिज था, उसी ने पीठ पीछे वार किया था। जालिम दुनिया है ना। हीर जो सोच रही थी हसाम ने अल्फाज में बयान कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हम लोगों की दुनिया में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा, जहां तुम वापस से एक सुकून भरी नॉर्मल जिंदगी गुजार सको। मैं जानता हूँ तुम यहाँ अपनी खुशी से नहीं हो, दम घुटता है तुम्हारा यहाँ। मैं बड़े बाबा से बात करके इस मिशन के बाद हम लोगों के तुमसे हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म करने की दरख्वास्त करूँगा। मैं तुम्हें वहाँ एक अच्छी और महफूज जॉब, साथ प्यारा सा घर भी दिलवा दूँगा, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। उसके अल्फाज ने उसके दिल पर मरहम रखने की बजाय आज वापस से तोड़ा था। और अगर मैं इन लोगों और दुनिया से दूर न जाना चाहती हूँ फिर? और फिर क्या अगर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ? कल तक तुम मरने को तैयार थे लेकिन मुझसे दूर जाने को नहीं। अब क्या हो गया है हसाम वजदान? अभी तो कल ही गाड़ी में मोहब्बत के दावेदार थे। अब क्या हुआ? वो सिसकते हुए आखिर में तकरीबन चीखी थी, क्योंकि उससे दूर जाने का ख्याल ही मौत से बदतर था। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तुम बहुत मासूम हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा एंड भी मेरी मामा की तरह हो। अगर वो मेरे बाबा से पेरिस में ना मिली होती, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। एक आम इंसान के साथ नॉर्मल खुशियों और सुकून भरी ज़िंदगी। शट अप हसाम, स्टॉप इट। और ये अगर लफ्ज़ हर जुमले में इस्तेमाल करना बंद करो। वो गुस्से से बोली, वैसे भी जोड़े आसमान पर बनते हैं। ये सब किस्मत का खेल है हसाम वजदान। हम हर चीज़ से भाग सकते हैं लेकिन अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकते। वो किसी न किसी तरह हमारे दरवाजे तक आ ही जाती है, क्योंकि वो अपना रास्ता बनाना जानती है। वैसे भी तुम्हारी मामा तुम्हारे बाबा से शादी ना करती, तो तब भी हो सकता है वो इस वक्त इस बिस्तर पर ही पड़ी होती और इसकी वजह कोई एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ और हो सकती थी। इसलिए प्लीज़ कुछ भी फ़ज़ूल बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मामा की तुम्हारे बाबा के लिए मोहब्बत अनमोल है, हर चीज़ से बढ़कर है। उस पर सवाल मत उठाओ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। हमारी दुनिया में किसी से मोहब्बत सिर्फ नुकसानदेह है। ये मोहब्बत सब तबाह कर देगी और मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। उसने उसे वजह दी। देखो हसाम, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है, बड़ी मुश्किल से। मोहब्बत करने वाली फैमिली मिली है जो मैं किसी तौर पर नहीं खो सकती। आयमा जैसी माँ पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, जो मेरी पूरी हुई है। मैं हरगिज़ उन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जो उनकी आँखों में दिखता है। मोहब्बत भरा दिल तोड़ना तुम्हारी आदत है हसाम, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगी। एक माँ का दिल नहीं तोड़ूँगी। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं ब्लैक फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी।
वो भीगे हुए लहजे में कहने लगी। और आखिर में वो सचमुच बच्चों की तरह रो पड़ी, क्योंकि वो हमेशा यही करता था, एक पल इतना पास और दूसरे ही पल इतना दूर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो उसको बाजू से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए बोला, जबकि हीर बगैर कोई जवाब दिए शिद्दत से रोते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच गई, जैसे एक छोटी सी कोशिश कर रही हो कि वो उससे कभी दूर ना जाए। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत किए करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई लव यू हीर, वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। बिल्कुल वैसे ही हिफाजत कर रहे हो जैसे कैंप में सबके सामने झूठ मूठ का मेरा फ्योंसी होने का ड्रामा किया था। मतलब सब दिखावा, झूठ, धोखा। वो सिसकियों के दरमियान मुश्किल बोली। तुम मुझे सच में सुकून से रहने नहीं दोगी, है ना? वो उसकी थोड़ी अपने हाथ में दबोच कर उसका रुख ऊपर की तरफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ और इस बार ये ध्यान से अपने कान खोल कर सुन लो। मैं वापिस से कभी नहीं दोहराऊंगा। वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए कहने लगा, जिनके किनारों से आंसू गिर रहे थे। मैंने तुम्हें कभी मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया हीर। शुरू से ही कोई चीज मुझे तुम्हारी तरफ खींचती रही है और मैं दूर भागने की कोशिश करता रहा। अपनी पसंदीदगी को सर्द मोहरी के लिबादे में छुपा दिया। जब ताया अब्बू ने तुमसे शादी के लिए फोर्स किया, ये सच है मैं उस वक्त तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसे शादी करना ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी है, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखी थी। ये सच है, शुरू में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुमसे नरम गुफ्तगू और नज़दीकी बढ़ाई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारी मासूमियत, बहादुरी, हौसले और मुखलिसपन का दीवाना होता चला गया। तुम्हारे वजूद की खुशबू मुझे पागल करने लगी। एक ख्वाहिश सी रहने लगी तुम्हें हमेशा हर पल अपनी आंखों के सामने या सिर्फ अपनी बाहों के हसार में छुपा कर रखूं। तुम बाकियों जैसी नहीं हो, मुख्तलिफ हो। तुम महकती ताज़ा हवा की तरह हो जो सांसों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बढ़कर मैं अपनी मोहब्बत का सबूत तुम्हें क्या दूं? ये चेक करो। वो कहकर उसका हाथ अपने दिल पर रख गया। हीर जो हैरत से उसे सुन रही थी, अपना हाथ उसके दिल पर महसूस करके उसका अपना दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी इस वक्त इन दोनों में से किसकी धड़कनें ज़्यादा बेतरतीब हैं। तुम जब भी पास होती हो, पता नहीं क्यों मैं नर्वस सा होने लगता हूँ। मेरा ये दिल एक अलग तरंग में धड़कता है। तुम्हारी कुर्बत पर फूले नहीं समाता। वो थोड़ा झुककर उसके कान में सरगोशी नुमा कहने लगा, अपने आप को कभी आम और कम मत समझना। इस दिल पर हुकूमत है, तुम्हारी मलिका हो मेरी। मेरे अंधेरों की रोशनी, मेरे दर्द का इलाज, मेरी खुशियों की वजह। वो हल्की हल्की आवाज में कहता उस पर अनोखा सा सहर तारी कर गया। हीर ने अपनी पलकों की बाड़ उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहां दुनिया, जहां की मोहब्बत कायम थी। उसने आगे जो कहा वो उसके साथ साथ हसाम को भी काफी शौक कर गया था। हीर ने हसाम को कॉलर से पकड़कर नीचे की जानिब खींचकर उसके लबों पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने की कोशिश की। कुछ देर के लिए तो हसाम बेयकीनी से इस लम्हे के होने पर यकीन करने लगा, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी वो इस झटके से संभला भी नहीं था कि हीर ने उससे अलग होकर जोर से पंच उसके बाजू पर दे मारा। आउच! अब ये क्यों? हसाम ने नहीं सोचा था हीर जैसी नाजुक लड़की इतनी जोरदार भी पंच मार सकती है। मतलब ट्रेनिंग का वाकई ही उस पर काफी असर हुआ था। वो उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा, जिसके चेहरे पर हया के सारे रंग बिखरे हुए थे, ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए मिस्टर, मैं तुम्हें दूसरी बार माफ कर रही हूँ। वो गुलाबी होते गालों से उसको घूरते हुए बोली। और पहली बार ऐसा कब हुआ था? वो आईब्रो उचका कर बोला, जिसके जवाब में हीर ने एक और पंच उसके कंधे पर जड़ दिया। वाओ मैम, हौसला प्लीज। आपने तो पूरी झांसी की रानी बनती जा रही हो। वो अपने कंधे को सहलाते हुए बोला, एक यही रास्ता है तुम्हारे जैसे इंसान के साथ डील करके जिंदा रहने का। वो मजे से बोली तो हसाम ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने सर को ना में हिलाया और फिर उसे अपनी जानिब खींच कर उसे साइड का हग किया और साथ ही उसके सर पर अपने लब रख दिए। हसाम, मुझे आसमान पर ये चांद और उसके इर्द गिर्द बिखरे ये सितारे बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो उसके हाथ को अपने हाथों की उंगलियों में कैद करते हुए उसके साथ आसमान की जानिब देखते हुए बोली, फिर तो मुझे इनसे जलन महसूस होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें मुझसे बढ़कर कुछ और पसंद हो। वो उसकी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे आसमान की तरफ देखने से रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। हसाम, तुम। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि उसके कान से हाँफती हुई आवाज टकराई।
और हसाम भी उसकी आंखों से अपना हाथ हटा चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नर्स की जानिब देखता हुआ सर्द लहजे में बोला, जिस पर वो नर्स कुछ कहने की बजाय अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी। आपकी वालिदा को होश आ गया है। आपके बाबा को कॉल कर दी है। वो आपके भाई के साथ रास्ते में हैं, कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। उसकी सांसें बेतरतीब होने की वजह से निचले फ्लोर से ऊपर तक भागते हुए आना था। जब वो नॉर्मल हो गई तो वो बोली। उसकी बात पर हीर ने खुशी से हसाम की तरफ देखा, जो अभी तक शौक में वहीं खड़ा न जाने क्या देख रहा था। वो उसका हाथ अपने हाथ में वापिस से पकड़कर उसे अपने साथ लिए नीचे वाले फ्लोर की जानिब चली गई, जहां हॉस्पिटल नुमा रूम में उसकी मामा मौजूद थीं। जब वो लोग इस रूम तक पहुंच गए तो हसाम ने उससे अपना हाथ अलग किया और गिलास से अपनी मामा की जानिब देखने लगा, जो काफी अच्छी हालत में अब आंखें खोले हुए बैठी थीं, जबकि एक डॉक्टर इस वक्त उनका मुआयना कर रहा था। फिर उसके बराबर में खड़ी होकर अंदर मौजूद हसीन औरत को देखने लगी, जो खुली आंखों से और भी ज्यादा प्यारी लग रही थीं, क्योंकि उनकी सब्ज आंखें उनके चेहरे के हुस्न को मुकम्मल कर रही थीं। हीर को उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाती। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी मामा बिल्कुल ठीक हैं अब। उनकी मेमोरी भी ठीक है। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनके उन्होंने सही जवाब दिए हैं। जब उन्हें बताया कि आप इधर ही हैं, उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने खुशी से उसे बताया और आखिर में उसका कंधा थपथपा कर चला गया। हसाम, चलो अंदर चलते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हीर ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। बाबा और हाजिक कुछ ही देर में आ जाएंगे। वो यकीनन इन दोनों को देखकर खुश होंगी। लेकिन हसाम, उसके चेहरे पर वार्निंग देखकर वो अपने लब भींच गई। ठीक है, मत आओ, जब तक वो लोग नहीं पहुंचते अपनी सासू माँ को मैं जाकर कंपनी देती हूँ। आखिर में शरारत से उसने उसे आंख मारी, जिस पर हसाम ना में सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर गया, क्योंकि उसे लगा हीर उसके बगैर कभी अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ उसे अंदर ले जाने के लिए कुछ भी बोल रही है। जब उसने आंख खोलकर वापस अंदर देखा तो उसे शदीद हैरानी हुई, क्योंकि हीर कमरे में मौजूद उसकी मामा के साथ बातों में मसरूफ थी। जब जब लगता है ये लड़की मुझे मजीद सरप्राइज नहीं कर सकती, तब तब मुझे ये गलत साबित कर देती है। वो जेरे लब बड़बड़ाया। हाँ, एक ऐसी हैं अब आप? हीर ने कमरे में दाखिल होकर नरमी से पूछा, जिस पर सब्ज निगाहें उसे अजनबियत से देखने लगीं। कौन हो तुम? उनके लहजे से हीर की पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभरे। आखिर इस फैमिली की प्रॉब्लम क्या है? ये लेडी अभी 8 साल बाद कोमा से उठ रही हैं, लेकिन ये अपनी आंखों और लहजे से ही किसी को भी खौफ से पसीना पसीना कर दें। हीर ने सोचा और फिर अपना गला खनकारा। मेरा नाम हीर है और मैं हसाम की दोस्त हूँ। हीर नहीं जानती थी वो इस सिचुएशन में निकाह की खबर को कैसे लेती, इसलिए उसने आसान रास्ता चुन लिया। वैसे सच बताना इनके बेटे का काम था, उसका नहीं। ओके बेटा, यहाँ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब की बार उनकी आवाज में शफकत आ समोई थी, तो हीर भी मुस्कुराकर उनके पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। आप कैसा महसूस कर रही हैं मिस? पहली बात, तुम हसाम की दोस्त हो तो मुझे आंटी कह सकती हो। दूसरी बात, इतना अरसा इस बिस्तर पर लेटे रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मेरा दिल कर रहा है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और मेरे बेटे से कैसे मिली? इससे पहले हीर कुछ कहती, उन्होंने ही सवाल कर लिया। जी, मैं आपके बेटे का इंटरव्यू लेने गई थी, मगर जनाब किडनैप करके यहाँ ले आए। हीर का दिल कर रहा था सच्चा सा जवाब दे दे, मगर वो अपना सर झटक कर रह गई। एक्चुअली मैं और हसाम यूनी फेलो हैं और हम दोनों यूनी में ही पहली बार मिले थे। उसके जवाब पर उन्होंने बेयकीनी से अपना आईब्रो उचकाया, तो हीर ने लंबा सांस खींचा। यूनी में हसाम का तब लास्ट ईयर था और मेरा फर्स्ट। हम बस इसी दौरान मिले थे। हीर ने अपनी झूठी कहानी की थोड़ी तफसील दी, जिस पर हुरिया बेगम का कहकहा हवा में गूंजा। इनको इस कदर खिंखला कर हंसते देखकर न चाहते हुए भी हीर के वजूद में सुकून भरी लहर दौड़ी। तुम चाहती हो मैं इस स्टोरी पर यकीन कर लूं कि मेरा बेटा किसी भी रैंडम यूनी फेलो के साथ यहाँ आएगा? ओ गॉड, इट्स सो हिलारियस। ठीक है, मैं 8 सालों से उसके साथ नहीं रही, लेकिन जितना मैं अपने बेटे की पर्सनैलिटी को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। तुम यहाँ हो, यकीनन तुम्हारा उसके साथ कोई गहरा ताल्लुक है। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बताती है तुम उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा खास हो। वो अपनी हंसी को काबू करते हुए पुरएतमाद लहजे में बोली, नहीं सच्ची, मैं बस उसकी दोस्त हूँ और कुछ स्पेशल नहीं।
ابھی وہ اپنے الفاظ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی، ان کا پھر سے قہقہا ہوا میں گونجا۔ ہیر کے ہلکا سا بلش کرنے پر انہیں اتنا تو یقین ہو گیا تھا وہ لڑکی سچ میں بہت خاص ہے، لیکن انہیں یہ بات بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے وائلڈ قسم کے بیٹے کو یہ معصومیت کا پیکر آخر مل کہاں گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہہ پاتی، ان کی توجہ دروازے سے داخل ہوتے وجدان صاحب اور حاذق نے کھینچی تھی۔ ابھی وہ خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھیں کہ وجدان نے ان کے قریب آ کر انہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ جب ان کا حصار تنگ ہونے لگا تو انہوں نے بھی بلش کرتے ہوئے ان کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنایا۔ ان کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے حوریہ بیگم کی روح کو واپس سے مہکا دیا تھا۔ انہوں نے اس بستر پر اپنی پہلی محبت اپنے شوہر کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ انہیں بہت عرصے بعد آج پھر سے ان کے حصار میں محفوظ ہونے کا یقین ہوا تھا۔ وجدان صاحب نے انہیں اپنے سینے سے الگ کر کے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ان کے سامنے آنکھیں کھول کر بیٹھی ہیں۔ انہوں نے واپس سے انہیں اپنے سینے میں بھینچ کر اپنے لبوں کو ان کے سر پر رکھا اور پھر واپس سے ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر ان سے علیحدہ ہوئے۔ ہیر بھیگی آنکھوں سے محبت بھرا یہ نظارہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ حاذق خوشی سے ان کی جانب اپنے قدم ایسے بڑھا رہا ہے جیسے وہ اپنے کسی خواب کی جانب قدم بڑھا رہا ہو۔ جب وہ ان کے بستر کے قریب پہنچا تو حوریہ بیگم نے اسے اس کی کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے اندر اتنی مضبوطی دیکھ کر ہیر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ ان سب کے ایک تکلیف دہ دورانیہ کے بعد واپس سے ملنے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر وجدان صاحب کی جانب دیکھا جو زمانے بھر کی محبت اپنی آنکھوں میں سموئے اپنی بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہ جب ہیر کی طرف گئی تو ہیر نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو انہوں نے بھی جواب میں اسمائل کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر وہ دروازے سے نکل کر باہر چلی گئی کیونکہ وہ فیملی ٹائم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں اندر جانا چاہیے حسام، تم اندر جاؤ گے تو یہ نظارہ مکمل ہو جائے گا، اس بیوٹی کو پرفیکشن مل جائے گی۔ ہیر نے جب باہر آ کر حسام کو کوریڈور کے گلاس سے ہاسپٹل روم کے اندر کا نظارہ دیکھتے ہوئے پایا تو وہ اس کے برابر کھڑی ہو کر بولی، یہ نظارہ پہلے ہی پرفیکٹ ہے ہیر، اس میں میری کوئی جگہ نہیں، یہ سب لوگ میرے بنا بھی خوش ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جس پر ہیر اس کا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، لیکن وہ اپنے اندر کا دکھ دکھائے گا نہیں، بس اپنی بہادری اور مضبوطی کی آڑ میں چھپا لے گا۔ حسام، ہیر چلو ہم چلتے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے بولنے سے پہلے وہ بولا، تم مذاق کر رہے ہو، مجھے کسی آرام کی ضرورت نہیں ہے، آج رات ہمیں یہاں ہی ان کے پاس رکنا چاہیے اور تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی کیونکہ جب اس نے ان کے سامنے حسام کا ذکر کیا تھا تو ان کی نگاہوں نے ایک بار سارے کمرے کو تلاشا تھا جیسے وہ اسے دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ ہمارا رکنا یہاں اب کوئی ضروری نہیں ہے، بابا اور حاذق کافی ہیں، ہمیں جانا ہے، آج کی رات آرام کرو، کل ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ ہیر کے احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی جانب بڑھ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس عمارت سے باہر تھے۔ ہیر جو منہ کھولے بے یقینی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی، حسام کے الفاظ پر وہ اپنے شوق سے نکل کر اس کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ وہ کمرہ کسی بھی اینگل سے حسام وجدان کا نہیں لگ رہا تھا۔ شوکڈ ہو؟ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ کے کنارے پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آف کورس، یہ کہیں سے بھی تمہارا نہیں لگ رہا، مطلب میں کیسے سمجھاؤں یہ کمرہ اور تم؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیسے بتائے کہ یہ کمرہ اور وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہی ہو بیبی، لیکن مجھے بدلاؤ پسند نہیں ہے، اس لیے اس میں کبھی کچھ تبدیلی نہیں کی۔ ویسے بھی جب یہاں کافی ٹائم بعد آتا ہوں تو اپنے پن کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، آرام سے سیٹل ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کے قریب جا کر اس کی کمر کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ مجھے تمہاری وجوہات کچھ خاص پسند نہیں آئیں، لیکن اگر تم کمفرٹیبل ہو تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس تم ریلیکس اور خوش رہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تبھی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑے مختلف شاپنگ بیگز پر پڑی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو بیڈ کی طرف کر کے اپنی آنکھوں سے ان بیگز کی جانب اشارہ کرتے تجسس سے پوچھنے لگی، او یہ میں نے ایک ملازمہ کو تمہارے کپڑے خریدنے کا بولا تھا تاکہ تم جب تک یہاں ہو آرام سے بغیر کسی مشکل کے رہ سکو۔ وہ کہنے کے بعد اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر لپیٹ کر کھیلنے لگا
जबकि वो मसरूर सी होकर उसे देखने लगी, जो इतने मुश्किल वक्त में भी उसकी फिक्र करना नहीं भूला था। हीर थोड़ा सा ऊपर हुई और इसके बराबर होकर उसने अपने कपकपाते लब उसकी पेशानी पर रख दिए। तुम इतने अच्छे और इतने प्यारे क्यों हो? वो जो हैरत से उसे देख रहा था, उसके सवाल पर नासमझी से उसे देखने लगा। व्हाट? वो उसके रुखसार को अपने हाथ की पुश्त से सहलाता हुआ बोला, जिस पर हीर ना में सर हिलाकर उसके हसार से निकलकर एक शॉपिंग बैग उठाकर अटैच वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ नहीं मिस्टर हसाम, वो वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करने से पहले अपना सर बाहर निकाल कर बोली और फिर दरवाज़ा लॉक कर गई ताकि फ्रेश होकर कपड़े बदल सके। जब वो वाइट कलर का ट्राउज़र साथ वाइट ही शर्ट जो उसके घुटनों को छू रही थी, वो पहनकर बाहर निकली तो उसकी निगाह सीधी हसाम पर पड़ी, जो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और उसका एक हाथ सर के पीछे जबकि एक उसके पेट पर मौजूद था। उसकी तवज्जो खींचने के लिए उसने अपना गला खनकारा। वहाँ खड़े रहकर मुझे देखने की बजाय यहाँ मेरे बराबर आकर लेट जाओ और कुछ देर सो जाओ। वो आंखें बंद किए हुए बोला तो उसके अल्फाज पर हीर के गाल दहकने लगे, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब हसाम ने किसी किस्म की कोई हलचल नहीं महसूस की, तो वो आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगा, जो लाल गुलाबी होती अपने हाथों को देख रही थी। कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर ही हूँ। फिर भी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। अगर तुम अगले 2 सेकंड में यहाँ मौजूद नहीं हुई, तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से यहाँ लाऊंगा। इस बार उसने उसे साफ वार्न किया, तो वो अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेर कर बेड के दूसरी जानिब से उसके ऊपर चढ़कर वही किनारे पर लेट गई। तभी उसने अपनी कमर पर हाथ महसूस किया, जो उसे पीछे की जानिब खींचकर उसका रुख अपनी जानिब करके अपनी बाहों में छुपा चुका था। कुछ लम्हों के लिए तो वो अपनी सांसों को रोककर इस हसार को महसूस करने लगी जो उसकी महफूज पनाहगाह था। हीर मेरी जान, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ कुछ देर के लिए। वैसे भी मैं यहाँ सारी रात नहीं हूँ, तुम्हारे सोते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब उसने हीर के वजूद को मुसलसल हल्का हल्का लरसता हुआ महसूस किया, तो वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, क्यों तुम चले जाओगे? मैंने कब कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से? वो एकदम से उसके सीने से अपना सर उठाकर परेशानी से बोली, क्योंकि मैं आज चाह कर भी सो नहीं पाऊंगा और मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नई है। मैं नहीं चाहता तुम ऐसे ही मुसलसल जाग कर अपनी हेल्थ खराब करो, इसलिए जब तक तुम सो नहीं जाती मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसको वापिस से अपने हसार में लेकर उसके बालों पर नरमी से अपने लब रख कर बोला, तो हीर भी बगैर कुछ कहे उसकी धड़कनों को सुनते हुए आंखें बंद कर गई, क्योंकि वो उसके पीछे की वजह खूब जानती थी और उस पर बहस का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। जब मेरी सुबह आंखें खुलेंगी तो क्या मैं तुम्हें अपने सामने पाऊंगी? प्लीज, वो इल्तिजाइया बोली, मैं वो वाहिद शख्स हूँगा जिसे तुम सबसे पहले देखोगी। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, प्रॉमिस? वो बंद आंखों से उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, प्रॉमिस? चलो मैं बोला, अब सो जाओ। वो नरमी से बोला तो उसे हल्का सा आई लव यू सुनाई दिया, जो हीर ने गहरी नींद में डूबने से पहले कहा था। वो उसके गिर्द अपना हसार तंग कर गया और उसके चेहरे के तमाम नकूश हिफ्ज करने लगा, क्योंकि उसे उसके अल्फाज अपना वहम लगे थे। तुम अनमोल हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं चुरा सकता। तुम्हें मुझसे रिहाई मेरी मौत ही दे सकती है। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर उसके कान पर अपना लम्स छोड़कर आहिस्ता से बगैर उसकी नींद डिस्टर्ब किए वहां से उठ गया। रात के आखिरी पहर हसाम के कदम इस जगह की जानिब बढ़ गए जहां उसके ज़हन का सुकून था, जिस जगह ने उसकी सोचों को कुछ लम्हों के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। इसलिए अब वो अपनी मामा के रूम के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा था, जो नींद में थीं, जबकि उसके बाबा भी पास ही काउच पर सोए हुए थे। वो जानता था उसके पापा उसकी मामा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती। उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं था। उन्होंने उनके जागने का 8 साल इंतज़ार किया था। वो जानता था उसके लिए, बाबा के लिए, उसकी मामा किस कदर ज़रूरी हैं। हसाम ने भी उनके उठने का शिद्दत से इंतज़ार किया था। वो हर महीने लाज़मी उनके पास आता और बेताबी से उनकी आंखें खुलने का इंतज़ार करता, जो एक तरह से उसका ख्वाब बन चुका था। और आज उसका वो ख्वाब सच हो गया था, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं रही थी कि वो आगे बढ़कर उनका सामना कर सके। तुम खुशकिस्मत हो हसाम, तुम्हारे पास फैमिली है,
जानती हो मैंने कभी अपनी मामा को देखा तक नहीं, उनसे जुड़ी मेरे पास कोई मेमोरी नहीं, ना ही उनकी कोई चीज़। और यकीन करो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। तुम्हारे पास तो है, प्लीज़ उनके पास जाओ, उनसे बातें करो। यकीन करो वो माँ है, सिर्फ़ सीने से लगाना जानती है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इस मौके का फ़ायदा उठाओ। प्लीज़ अल्लाह ने तुम्हें वापिस से इस खुशी से नवाज़ा है, तो प्लीज़ उसे यूँ ही अपने डर और खौफ की वजह से ज़ाया ना करो। हसाम जब उसने हीर को बताया था कि वो आज सो नहीं पाएगा, तो हीर के कुछ देर के बाद कहे गए ये अल्फाज अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इसलिए हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलकर अंदर की जानिब बढ़ गया कि वो उन्हें करीब से देखने के बाद फौरी वहां से चला जाएगा। वो आहिस्तगी से कदम उठाता हुआ अपनी मामा के पास पड़े स्टूल पर बैठ गया ताकि अपने पेरेंट्स की नींद में खलल ना डाले। कुछ लम्हे वो ऐसे ही नम आंखों से उन्हें देखता रहा। मामा, काफ़ी दिक्कत के बाद वो ये लफ्ज़ बोल पाया, मैं जानता हूँ आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। मैंने पिछले 8 सालों में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। आपके बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। वो तकलीफ़ से सरगोशी नुमा आवाज़ में कहने लगा, लेकिन मैं खुश हूँ अब आप ठीक हैं और जल्द ही डॉक्टर आपको यहाँ से डिस्चार्ज भी कर देंगे। वो कहकर कुछ पल खामोश रहा। मामा सॉरी मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं अब वादा करता हूँ कि मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ आपको मेरा ये चेहरा कभी दिखाई ना दे, जो चेहरा आपको इतनी तकलीफ़ों का सबब बना है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो गई, जबकि आंखों में आंसू जमा होने लगे, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभाल गया। अपनी ये बकवास बंद करो हसाम, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगी? वो जो मज़ीद कुछ कहने वाला था, एकदम से अपनी मामा की आवाज़ सुनकर उसका वजूद थमा। और वैसे भी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। अपनी मामा की आवाज़ सुनकर उसका वजूद थमा। और वैसे भी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो ऐसे ही किस्मत में लिखा था। वो मज़ीद बोली, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मामा? मेरी वजह से परीहा इस दुनिया में नहीं है। मैंने वादा किया था उसे महफूज रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख पाया। वो भीगे लहजे में बोला, तुम उस वक्त बच्चे थे, तुम्हें खुद हिफाजत की ज़रूरत थी, इसलिए खुद को इल्ज़ाम देना बंद करो। उसकी मौत के ज़िम्मेदार नहीं हो, बल्कि वो बास्टर्ड है जिसने हम लोगों पर हमला किया था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठाते हुए बोली, और फिर खुद भी सीधे होकर बैठ गईं। आप मुझसे इतनी नरमी से बात क्यों कर रही हैं? आप मुझे यहाँ से निकल जाने को नहीं बोलेंगी? वो सुर्ख होती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने कभी साइंस की क्लास को ध्यान से नहीं लिया? उनके अलग से जवाब पर वो नासमझी से उनकी तरफ देखने लगा, जबकि वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ गईं। कोमा में मौजूद लोग दूसरों की बातों को सुन सकते हैं हसाम। तुम जब जब मुझसे मिलने आए हो मैं जानती हूँ, और वैसे तुम लातादाद बार यहाँ आए हो। तुम जब भी आते सिर्फ तकलीफ में दो चार होकर मुझसे माफ़ी मांगते। तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द देखकर मेरा दिल फट सा जाता। मेरी ख्वाहिश होती आंखें खोलकर तुम्हें अपने सीने से लगाऊं और बताऊं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो हसाम। मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगी? लेकिन मेरा वजूद इजाज़त ही नहीं देता था। मैं चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। उन्होंने कहकर उसे अपने गले से लगा लिया। हसाम प्लीज़, खुदा का वास्ता है, खुद को सज़ा देना बंद करो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं मेरी जान, इसलिए माफ़ी मांगना बंद करो। वो रोते हुए उसके माथे को बार बार चूमते हुए बोली, क्योंकि वो उनका सबसे लाडला बेटा था, इसलिए जब भी वो कोई ख्वाहिश जाहिर करता तो उसकी मामा ने कभी उसे इनकार नहीं किया था। मैंने पहले ही अपनी ज़िंदगी के 8 साल इस बिस्तर पर बगैर तुम लोगों को देखे गुजारे हैं। मैं अब तुम सबके साथ जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं हरगिज़ तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती, बेशक फिर मुझे तुम्हें कमरे में लॉक करके क्यों ना रखना पड़े। उन्होंने सिसकते हुए आखिर में उसे धमकाया। उनको यूं रोते देखकर वो बौखलाया। आई एम सॉरी मामा, प्लीज़ रोएं मत। वो उनसे अलग होकर जल्दी से अपने हाथों से उनके आंसू खुश्क करने की कोशिश करता हुआ बोला, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? चुप होने की बजाय उन्होंने उल्टा पूछा, नहीं मामा, कभी नहीं, प्लीज़ चुप हो जाएं, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉमिस करो। उन्होंने अपनी हथेली उसके सामने फैलाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता था उनका साहबजादा जब कोई प्रॉमिस करता है तो वो कभी नहीं तोड़ता। प्रॉमिस। वो उनका हाथ पकड़ते हुए आहिस्तगी से बोला, चलो अब तुम्हारी फ्रेंड के बारे में बात करते हैं।
हुरिया बेगम ने टॉपिक को बदलते हुए शरारत से पूछा। उसके बारे में क्या? वो उनसे अपनी निगाह हटाकर काउच की जानिब देखता हुआ बोला, जहां वजदान साहब अब उठकर बैठकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। फिर वो अपनी जगह से उठकर इन दोनों के पास आए। उन्होंने शफकत से हसाम के कंधे को थपथपाया और फिर हुरिया के बराबर बेड पर बैठ गए। वो बहुत खूबसूरत लड़की है और मुझे यकीन है उसका दिल भी बहुत प्यारा होगा। वो शौक लहजे में उसे आंख मारते हुए बोली, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गया। चलो जी, वेलकम बैक मिसेस वजदान, आ गई हैं ये अपने स्टाइल पर। हसाम जानता था ये औरत अपनी जिंदगी में जो चाहती है वो हर सूरत हासिल कर लेती है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। उन सब ने बाकी की सारी रात जाग कर बातें करते हुए गुजारी। हसाम उन्हें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस देने लगा जो उन्होंने पिछले कुछ वक्त से मिस की थी, और ऐसे ही रात आहिस्ता आहिस्ता ढल कर सुबह के सवेरे में बदलने लगी। हीर की जब आंखें खुली तब वो उठकर कुछ पल रूम को देखती रही। फिर हसाम को वहां ना पाकर उसे अफसोस हुआ, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो सबसे पहले उसे देखेगी। ऐसे मूड मत खराब करो, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। वो खुद से बड़बड़ाकर बेड से उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। शावर लेने के बाद वो बाहर आई तो तब भी हसाम का कहीं नामो निशान नहीं था। तो वो लब भींच कर अपने बालों से टॉवल निकाल कर हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश्क करने लगी। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हसाम ने उसके कान की जानिब झुककर सरगोशी नुमा कहा, जिस पर हीर खौफ से उछली। जब उसकी निगाह सामने खड़े चार्मिंग हसाम पर पड़ी तो वो उसे घूरते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने लगी। मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा था क्या? वो उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली। नहीं जनाब, बस अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा था। कहा था ना मैं वाहिद शख्स हूँगा जिसे तुम सबसे पहले देखोगी, बस वही पूरा किया है। वो उसके हाथों से हेयर ड्रायर पकड़कर उसके बाल खुश्क करते हुए बोला, हसाम मैं खुद कर लूंगी। वो ब्लश करते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, तुम पता नहीं कितना वक्त लोगी, मुझे करने दो, फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं जो बस कुछ ही देर में आ रहा है। वो उसके बालों को कॉम्ब करते हुए बोला, जबकि वो मसरूर होते हुए अपने हैंडसम शहजादे को देखने लगी। और ये लो मैडम, हो गए आपके बाल खुश्क। आखिर में वो इसे खड़ा करके उसके बालों में अपने हाथों की उंगलियां चलाते हुए बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाजत मिलने पर एक मुलाजमा नाश्ते वाली ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई और टेबल पर नाश्ता सेट करके चली गई। यहाँ का कुक सच में बहुत ग्रेट है, कसम से बहुत लजीज नाश्ता बना है। जब वो दोनों नाश्ता करने लगे तो हीर ने पैन केक का बाइट लेते हुए कहा, जिस पर हसाम ने आईब्रो उचकाया। मुझे लगा तुम मेरे हाथों का बना नाश्ता पहचान जाओगी। जाहिर सी बात है तुमने पहले भी खाया हुआ है। लेकिन नहीं, वो अफसोस से अपना नाश्ता छोड़कर उसकी तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन ये खाना उस खाने से बहुत मुख्तलिफ है। वैसे भी मुझे ये बात ही हजम नहीं होती कि दी ग्रेट हसाम वजदान को खाना बनाना भी आता है। वो जूस का सिप लेते हुए बोली, बस फर्क ये है तब मैंने बस वैसे ही बनाया था, और अब की बार मैंने अपनी मोहब्बत की भी थोड़ी मिलावट की है, इसलिए थोड़ा जायका बदल गया है। वो शाइन करती निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। हीर को आज उसकी निगाहों में एक अलग सा सुकून और चमक दिखी। तुम अपनी मामा से मिले हो, ठीक कह रही हूं ना मैं? वो नाश्ता छोड़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोली। तुम्हें कैसे पता चला? जवाब की बजाय हीर ने इस नजरों से देखा जैसे पूछ रही हो, तुम सच में मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? तुम में कुछ बदलाव आए और मैं ना समझूं? ओके ओके, सॉरी बाबा, तुम मुझे मुझसे ज्यादा समझने लगी हो, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कहकर टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करके उठ गया। क्या तुमने खा लिया है? हम किधर जा रहे हैं? वो भी उठते हुए पूछने लगी। ये सरप्राइज है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोला। कुछ ही देर बाद वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों के साथ हसाम के सरप्राइज की जानिब बढ़ चुके थे। 20 मिनट के बाद हसाम ने गाड़ी रोकी तो हीर को वो जगह मवेशी खाना लगी, जहां वो अब गाड़ी से उतरकर डबल मेटल डोर को खटखटा रहा था, जहां से 50 के करीब उम्र का एक आदमी नमूदार हुआ था, जिससे हसाम इटालियन में बात करने लगा, जिसकी हीर को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, इसलिए बस खामोशी से वहीं खड़ी रही। इससे मिलिए, ये मेरी वाइफ है हीर, और हीर ये कैमरॉन है, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। वो उसका तारुफ करवाते हुए बोला। तो लफ्ज वाइफ पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि हसाम ने पहली बार किसी से उसका वाइफ के तौर पर तारुफ करवाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई, हीर ने तहम्मुल से कहा, जिस पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, हम जरा इस जगह का टूर कर लें,
फिर बाद में आपसे मिलते हैं, और आज का लंच मेरी तरफ से। हसाम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि तुम पहली बार अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए हो, इसलिए ये लंच तो पक्का मेरी तरफ से। तुम बस जाकर इंजॉय करो। वैसे भी मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्ज़ा बना रहा हूँ। जिस पर हसाम के चेहरे पर बच्चों की तरह खुशी बिखरी और वो हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। वाह, ये सब कितने प्यारे हैं। जब हसाम इसे लेकर मखसूस जगह पर पहुंच गया तो हीर ने सामने मौजूद मंजर को सराहती निगाहों से देखते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें अपने घोड़े मैक्स से मिलवाता हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हुए बोला, जहाँ मुख्तलिफ रंगों के बहुत खूबसूरत घोड़े खड़े थे। जब वो एक वाइट घोड़े के सामने पहुंचे तो हसाम नरमी से उसके बालों पर अपने हाथ फेरने लगा, जबकि हीर मस्मराइज होती इस लम्हे को महसूस करने लगी जहां घोड़ा चमकती आंखों से अपने मालिक को खुशी से देख रहा था। उसके सर पर हाथ रखो हीर। हीर की आवाज पर वो होश में आई। नहीं, कहीं इसने गुस्से में मुझे काट लिया तो। मूवीज में ऐसा ही होता है, अगर कोई इनके मालिक के अलावा हाथ लगाए तो ये नाराज हो जाते हैं। वो घबराते हुए मासूमियत से बोली, जिस पर हसाम का कहकहा हवा में गूंजा। डरो मत बेम्बोला, मैक्स बहुत स्वीट है, तुम्हें कुछ नहीं कहता। वो शोक लहजे में बोला तो वो उसे घूरते हुए अपना हाथ फैलाया और उसके बालों पर रखकर उन्हें छूने लगी। उसने महसूस किया कि उसके टच पर घोड़े के वजूद में थोड़ी सख्ती आई है, जिसकी वजह से हीर का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, मगर वो उसके बावजूद उसके बालों को सहलाती रही और जल्द ही उसका वजूद नॉर्मल पड़ने लगा, तो वो भी पुरसुकून हो गई। हसाम ने जब इन दोनों को रिलैक्स होते हुए देखा तो वो इस सारी जगह का मुआयना करने चला गया ताकि देख सके वहां कुछ बदला तो नहीं, मगर वहां हर चीज वैसी की वैसी थी, कुछ भी तब्दीली नहीं आई थी। उसने 2 जैन और 2 ही हेलमेट लिए और वापस हीर की जानिब बढ़ गया, जो मैक्स के कान में न जाने क्या कहने में मसरूफ थी। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे बगैर ही काफी इंजॉय कर रही हो। वो उसके करीब जाकर बोला, हाँ तो जेलस होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्या कर सकते हो, मैक्स को तुमसे ज्यादा मैं अच्छी लगने लगी हूँ। वो उसे तंग करते हुए बोली, वेरी फनी, नामुमकिन, मैक्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब ये खुद छोटा सा था, ये मेरे साथ तब से है जब मैं 7 साल का था। ओ गॉड, तुम 7 साल से घुड़सवारी कर रहे हो? वो हैरत से बोली, क्योंकि ये मखलूक इस छोटे से नन्हे बच्चे के लिए काफी बड़ी और डराने वाली थी। मेरी मामा ने मुझे इसे 7वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था और तब ये खुद छोटा ही था, इतना बड़ा नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओ ठीक है, जरूर छोटे होते हुए भी ये इतना ही प्यारा होगा। मेरे पास छोटे होते का पिक्चर एल्बम पड़ा हुआ है, यहाँ से फारिग होकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी हम लोग इसकी सवारी करने लगे हैं। हम दोनों एक साथ घुड़सवारी करेंगे। नहीं, तुम अलहदा अपनी घोड़ी पर सवारी करोगी मेरी। वो उलझती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, तो वो उसे जवाब देने की बजाय उसका हाथ पकड़कर एक और क्यूबिकल में ले गया, जहां मैक्स ही की तरह ब्यूटीफुल सी घोड़ी मौजूद थी। वो इतनी प्यारी थी कि हीर के हाथ खुद ब खुद उसे छूने लगे। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है हसाम, मुझे इसे चुनने में तकरीबन 2 माह लग गए। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गई। चलो अब तुम इसकी सवारी करो। हसाम, उसकी खूबसूरती को सराहना एक बात है और उसकी सवारी अलग बात है। मैं आज तक किसी घोड़े या घोड़ी पर नहीं बैठी, मुझे तो यहाँ तक बैठना भी नहीं आता। वो लब चबाते हुए बोली, जिस पर हसाम की हंसी की आवाज हवा में गूंजी, जबकि हीर ने इसे घूरते हुए उसके पेट पर पंच मारा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो मिस्टर रॉयल, मैं ऐसा करने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मैं बस देख रहा था तुम एक नाजुक सी घोड़ी से डर रही हो। ओ गॉड, वो उसे चैलेंज करते हुए बोला, मैं इस नाजुक सी घोड़ी की सवारी करने को तैयार हूँ, और देखना दिन के आखिर में एक रेस तुम्हारे साथ भी लगा कर तुम्हें हराऊंगी। वो एक और पंच हसाम के बाजू पर मारते हुए बोली, जो मुसलसल हंस रहा था, मेरी जान, कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाते हैं। वो हंसते हुए घोड़े पर ज़ेन बांध कर हीर को उसका हेलमेट पहनाने लगा। आ जाओ बेम्बोला, देखते हैं कौन जीतता है। वो उसको घोड़ी पर बिठाकर बाहर लाया और जब इसने देखा कि हीर कंफर्टेबल है तो वो भी मैक्स के ऊपर सवार हो गया। हीर ने जितना सोचा था उससे डबल उसे मजा आया था। सारी घुड़सवारी के दौरान इन दोनों की हंसी हवा में गूंजती रही थी। उसने नहीं सोचा था वो ये इस कदर इंजॉय कर सकती है। अब वो दोनों ही घुड़सवारी के बाद अपने कहे के मुताबिक किचन की जानिब बढ़ रहे थे, जहां से खाने की खुशबू आ रही थी। लंच करने के बाद वो दोनों ही हसाम के कमरे में चले गए थे, जो कि यहाँ मौजूद था।
باتیں کرتے کیسے وقت چٹکیوں میں بیت رہا تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن باتیں ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھیں۔ میری ماما نے یہ کمرہ ڈیزائن کیا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے بدل سکوں، اس لیے اسے ویسے ہی رہنے دیا۔ جب ہیر فوٹو البم دیکھنے لگی تو حسام نے اس کی گود میں اپنے سر کو رکھتے ہوئے بتایا، تو ہیر البم کو اپنی نگاہوں سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو بالکل بچوں کی طرح معصوم اور پیارا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیر کے دل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ تھوڑا سا نیچے جھکی اور اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنا لمس چھوڑنے لگی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو بلش کرتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے البم کو واپس سے اپنے چہرے کے سامنے کر کے حسام کی چھوٹے ہوتے کی تصویریں دیکھنے لگی، جہاں وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اس کی توجہ کھینچنے کے لیے حسام نے ایک دو دفعہ البم پر دستک دی جہاں وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے وہ البم ہی چھین لیا جس پر وہ پاؤٹ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ پلیز دکھا دو، اس کے کہنے پر وہ اس کے برابر بیٹھ کر اسے خود تصویریں دکھانے لگا۔ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب وہ اسے پریہا کی چھوٹے ہوتے ہوئے کی پکس دکھا رہا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماما کی طرح تھی، وہی آنکھوں اور بالوں کا کلر۔ ہیر، میں نے تمہیں اپنے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے لیکن تم نے کچھ نہیں بتایا، تم بھی بتاؤ کچھ۔ 2 مزید گھنٹے حسام اسے اپنے بچپن کی سٹوریز سناتا رہا تو آخر میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میری لائف میں بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں نے اپنی لائف یتیم خانے میں گزاری ہے اور میری وہاں 2 بیسٹ فرینڈز تھیں بس۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مگر حسام نے اس کے لہجے میں درد اور کرواہٹ صاف محسوس کی تھی۔ تم اپنی بیسٹ فرینڈز کو بہت زیادہ مس کرتی ہو؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت زیادہ، وہ اداسی سے بولی، میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے شاور لینے دو، اس کے بعد میں آج تمہیں غروب ہوتے سورج کے دلکش نظارے سے رونما کرواؤں گا۔ وہ کہہ کر کبرڈ سے اپنی شرٹ اور جینس لے کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ ہیر بھی لمبا سانس کھینچ کر واپس سے اس کی بچپن کی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی توجہ موبائل پر آتے ٹیکسٹ نے کھینچی۔ میں نے تمہیں اتنی بار وارن کیا لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا، اب آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی کیونکہ بدلے کا وقت بہت زیادہ قریب ہے۔ انجانے نمبر سے یہ میسج پڑھ کر ہیر کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔